लड़कियां दा विश्वास जित्या जाता है तो फिर धोखा होंदा है ते लड़कियां नूं वेच दिता जाता है। मनदीप ने मेरे को बोला कि शूट का काम है, करना है तुझे। तो मैं क्या, कहाँ पे? तो मतलब कहती मैरिज सीन है। पहली मूवी आर जिगरी कसूती डिग्री, उसमें मतलब लेकर गई मेरे को। आपको कहीं पे शक हुआ? कैसा माहौल था वहाँ पे? मेरा कभी मैरिज सीन नहीं हुआ था ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी सीन किया होता ये। मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब ये नॉर्मल शूट चल रहा है। कैमरे बहुत सारे होते हैं, वहाँ कैमरा एक ही था। 10 बजे के समथिंग ये लड़का मेरे पास आया, वो अश्लील सी हरकतें करने लग गया। वो कहता मैं तुम्हें 1.5 लाख में खरीद के लेकर आया हूँ। 1.5 लाख रुपए हैप्पी, अल्फा, मनदीप कौर जो भी हैं सबको देकर आए हैं। तो इस लड़के ने भी मतलब जबरदस्ती करनी स्टार्ट कर दी थोड़ी बहुत मेरे साथ। इन लोगों ने काफ़ी डराया धमकाया मेरे को कि काट के फेंक देंगे रातों रात, किसी को पता नहीं चलेगा। सेक्सुअल हरासमेंट भी हुई आपके साथ? उसने कोशिश तो बहुत करी लड़के ने। SHO ਦਾ ASI ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ। ਨਿਆਂ ਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। वो पैसे वापस दे दो, अपनी लड़की ले जाओ। ਇਹ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਾ ਰਿਕਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब इतना मारा मेरे को। उसके बाद जब मम्मी को 2-3 थप्पड़ लगाए, बाहर भगा दिया। मारने के बाद उन्होंने सारी कंप्लेन लिखवाई। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आखिरकार हुआ क्या था आपके साथ? मैं तो सीपी मॉल में जॉब करती थी। मेरा ऑफ हो गया था 6 बजे, तो उसके बाद मैं वापस आ रही थी तो मेरे को एक मनदीप नाम की लड़की मिली और उसने मेरे को मतलब रोका। वहाँ मतलब वो बर्गर खा रही थी बैठी, तो उसने मेरे को रोका और पूछा कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। तो मैंने बोला सीपी मॉल में। सैलरी के बारे में पूछा, टाइमिंग क्या है, कितने ऑफ होते हैं मेरे, सारा कुछ पूछा। तो मैंने पहले जानते हो मनदीप को? नहीं जी, मैं पहले से उसको नहीं जानती थी। उस दिन वो मेरे को फ़र्स्ट टाइम मैंने उसको वहाँ देखा था कुंबड़े में, और फर्स्ट टाइम ही मैं उससे मिली थी। तो उसने मेरे को बताया कि अगर मैं तुझे मूवियों में काम दिलवा दूँ, वहाँ पे मतलब सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या काम करना होता है, तो उसने बोला कि मतलब जैसे शूट का काम होता है। मेरे को तो पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं था। तो कहती पहले बैकग्राउंड में लेते हैं, ठीक है, हौली हौली मतलब तुझे मेन लीड पे काम मिल जाएगा अगर तेरा काम अच्छा लगा, मतलब डायरेक्टर वगैरह को। तो मैं क्या ठीक है। तो उसके बाद में मेरे को अपना नंबर दिया, कहती कि अगर तुझे काम करना है तो अपनी मतलब एक शॉर्ट फ़ोटो और एक फुल फ़ोटो मतलब मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली से बात करके। मैं क्या चलो ठीक है, मतलब मैं बता दूंगी। कहती मैं खुद भी 5 साल से काम कर रही हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, खाना वगैरह भी मिलता है, कॉस्ट्यूम वगैरह मिलते हैं, मतलब सारा कुछ। और उसके बाद में मैं अपने घर गई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी कि मनदीप नाम की मेरे को लड़की मिली थी और वो इधर अपने रूम के पास में ही रहती है। तो उसने मेरे को ऐसे ऐसे करके बताया। मैं तो उसको देखा नहीं था कभी पहले, क्योंकि सुबह 9 बजे मैं ड्यूटी पे जाती थी, उसके पहले लंच वगैरह बनाया तो उसमें सब टाइम निकल जाता था। 6 बजे आती थी, खाना खुना बनाया, खाया, सो गई। तो मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं थी ना, मुझे उसके बारे में पता था। तो मैंने पापा से बात करी तो पापा कहते अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो कर लो। तो उसके बाद में तो आपने कब उसके साथ काम करना स्टार्ट किया फिर?
मैंने अप्रैल में, शायद अप्रैल या मार्च में करना स्टार्ट किया था उसके साथ शूट का काम। पहली मूवी आर जिगरी कसूती डिग्री, उसमें मतलब लेकर गई मेरे को सीयू कॉलेज में। वहाँ ले जाके वहाँ पे शूट करवाया। पहले तो बैकग्राउंड में ही लिया था, इतना कुछ मतलब खास मेन टेक नहीं लगे थे। तो वहाँ पे मेरे को खाना वगैरह भी मिला, सारा कुछ मतलब अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने इसको बोला कि मैं शूट लाइन में ही काम करूँगी। मैंने अपने पापा को भी बोला कि मुझे शूट लाइन में काम अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पे काम करूँगी। तो पापा ने भी इजाज़त दे दी। तो मैं इसके साथ मतलब रोज़ जाने लगी शूट पे। सुबह 5 बजे कभी गाड़ी पिकअप करने आ जाती, कभी 6 बजे, जब जैसे ही कॉल टाइम होता था। तो वैसे ये मेरे को आधे घंटे या 1 घंटे पहले बता देती थी, मैं तैयार हो जाती तो थी। इन बिटवीन आपको कहीं पे शक हुआ? कैसा माहौल था वहाँ पे? सर वहाँ पे तो मेरे को 1% भी इस पे शक नहीं हुआ। और वहाँ पे मतलब आंटी अंकल और भी लेडीज़ मतलब जेंट्स सारे काम करते थे। तो मेरे को 1% भी शक नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप भी तो अडल्ट हो, आपको भी पता होगा कि अगर किसी मूवी के लिए किसी को भी हायर किया जाता है, पहले ऑडिशन होता है, सो फॉर्मेलिटीज़ होती है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मतलब पहले जब मैं गई थी तो मतलब वहाँ पे जैसे जितनी लड़कियाँ साथ में लेकर वो गई थी उनकी फ़ोटो खींची थी, जैसे पेमेंट आए तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे को ये चीज़ बोली थी। तो फ़ोटो खींच के उसके बाद में मतलब मेरे को बताया कि ये पेमेंट के लिए फ़ोटो खींचनी पड़ती है। जब आते थे जाते थे, कौन सा टाइम गए हैं, कौन सा टाइम वापस आए हैं, हमने डबल टाइम लगाया है या फिर सिंगल टाइम, सारा कुछ वो नोट करते थे अपने रजिस्टर में। तो 1 डेढ़ महीने तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मनदीप ने मेरे को बोला कि फ़िरोज़पुर शूट पे जाना है। तो मैं क्या अपनी फैमिली से पूछ के बताऊंगी। मैंने मम्मी से पूछा कि फ़िरोज़पुर शूट पे जाना है, जैसे एक दिन शिमले गए थे, वहाँ से हो सकता है कि टाइम लग जाए, 2-3 दिन लग जाए आने में। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, जाओ ध्यान रखना अपना। तो मैं इसके साथ चली गई फ़िरोज़पुर जब मतलब पहुँची मैं और मेरी फ्रेंड वर्षा, जो अभी लापता है। तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पे पहुँच के वहाँ सारा कुछ अच्छा चल रहा था। 5-6-7 दिन अच्छे से हम रहे। उसके बाद में मनदीप ने मेरे को बोला कि शूट का काम है, करना है तुझे। तो मैं क्या, कहाँ पे? तो मतलब कहती मैरिज सीन है, ठीक है, जो मतलब मूवियों में आते हैं मैरिज सीन दिखाते हैं, वो मतलब वो लेना है। तो मैं क्या कोई बात नहीं, कर लूँगी। तो उसके बाद में ये मेरे को गुरुद्वारे लेकर गई। गुरुद्वारे में मतलब हैप्पी कौन सा और गुरुद्वारा था? दिल्ली गेट के पास गुरुद्वारा है, बट वो मुझे नहीं पता कि कौन सा गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे का नाम नहीं पता, फ़िरोज़पुर में ही पड़ता है दिल्ली गेट, वहाँ पे गुरुद्वारा था। तो वहाँ हैप्पी गया, अल्फ़ा गई और जसवीर कौर गई, अर्श गया, मनदीप गई, सारे मेरे साथ लेकर गए। तो उसमें से क्या हुआ, क्या नाम है इसका, मनदीप और अल्फ़ा दोनों दिल्ली गेट मार्केट में उतर गए ये बोल के कि वर्षा का शूट करवाना है, तो हमें मतलब शॉपिंग करनी है, तो मैं शूट पे नहीं जा सकती, हैप्पी, जसवीर कौर और अर्श चला जाएगा। मैं क्या ठीक है। तो उसके साथ मैं चली गई। तो वहाँ 5-6-7 लोग पहले से मौजूद थे। तो क्या कहते हैं, उनके साथ उसमें से एक लड़के को बुलाया, उसका नाम प्रिंस था। मुझे बताया कि इसका नाम प्रिंस है, इसी के साथ तुम्हारा मैरिज सीन करना है। मैं क्या ठीक है। उसको मेरे साथ बैठा दिया। तो उसके बाद अरदास वगैरह हुई और उसके बाद मेरे फेरे करवाए। फेरे करवाने के बाद में हमें बोला गया कि मतलब शूट के अकॉर्डिंग सबका आशीर्वाद लो, जैसे मूवी में दिखाना है। तो मैं क्या चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद इस वगैरह। चीज़ का कुछ प्रूफ है आपके पास? कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियोस है आपके पास? सर इसकी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरा फ़ोन शूट के दौरान ले लिया था, इन लोगों के हाथ में था। इन लोगों के पास ज़रूर है मतलब वो फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि इन्होंने अपने फ़ोन में जैसे कि वीडियो गुरुद्वारा बनाई साहब थी। में अगर किसी के नंदकार जो होते हैं तो बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर लगा होता है, साइन होते हैं, ये ऐसा कुछ हुआ था? इतना तो सर मेरे को भी पता है कि जब वहाँ पे मतलब फेरे फूरे करवाते हैं, शादियाँ करवाते हैं, तो मेरा आधार कार्ड लगता है, मेरी फैमिली वालों का आधार कार्ड लगता है, सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसमें से मेरे से कुछ भी नहीं मांगा गया था। तो मेरे को ऐसा लगा नॉर्मली शूट हो रहा है मेरा। तो उन्होंने एक रजिस्टर पे साइन ज़रूर करवाए थे, लेकिन इसके अलावा मेरे से कुछ भी नहीं मांगा था। कोई प्रूफ नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा मेरे को शूट करवा रहे तो हैं। जिस लड़के के साथ आप ये बोल रहे हो कि आपने शूट किया है, वो लड़के पहले आपके साथ शूट पे कहीं नज़र आए थे आपको? नहीं सर, मेरे को पहले कभी नहीं नज़र आए थे। मतलब वो तो ऐसे ही बोल रहे थे ये दूसरी मूवी नई स्टार्ट हो रही है, तो उसमें मैरिज सीन करना है, तो इस करके मैं क्या चलो कोई बात नहीं है। अब वो सब कंप्लीट हो गया, प्रसाद दिया, हम गुरुद्वारे के बाहर आए। तो वहाँ पे मेरे को जसवीर कौर ने बोला कि 1 दिन के लिए इस लड़के के साथ जाना पड़ेगा, जो गृह प्रवेश की रस्म है वो करके आना पड़ेगा। तो मैं क्या कि मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, मेरे साथ चल लो। तो मेरे को जसवीर कौर ने बोला कि ये वर्षा का शूट करवाना है और भी लड़कियों को शूट करवाना है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम जा नहीं सकते। एक चीज़ और क्लियर करो, जैसे कि आप बोलते हो कि गुरुद्वारा साहब में आपके नंदकार जो है, वहाँ पे शूटिंग सेट पूरा प्रॉपर लगा हुआ था? सर वहाँ पे शूटिंग सेट तो नहीं था, बट एक कैमरा ज़रूर था, जो कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब
मतलब सीन नहीं लेना था, एक ही सीन क्रिएट करना था। इस करके हम एक ही कैमरा लेकर आए हैं, बाकी फ़ोन में वीडियो बना रहे थे। उसके बाद आपको जहाँ पे ले जाया गया, जहाँ आप गृह प्रवेश की रस्म का आप जिक्र कर रहे हो, वहाँ पे कुछ सेटअप था? वहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, उन्होंने घर में ही मतलब थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रखी थी। उन्होंने ये बोला कि इस गृह प्रवेश की रस्म मतलब घर में मतलब लेकिन अगर एंट्री फिल्मों की शूट होती है वहाँ पे तो सेटअप लगता है, लाइट्स होती है, कैमरा होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी आपको शक नहीं हुआ? सर मेरे को पता है, बट मेरा कभी मैरिज सीन नहीं हुआ था ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी सीन किया होता ये तो मुझे पता होता। मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब ये नॉर्मल शूट चल रहा है, ठीक है। मैंने कभी ना मैरिज सीन किया था ना मतलब ऐसे कभी, बट मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि कैमरे बहुत सारे होते हैं, वहाँ कैमरा एक ही था। बट उन्होंने बोला घर में एंट्री करनी है, बस वो एक वीडियो बनानी है, बाकी इतना कुछ खास नहीं। एंट्री करने के बाद मैं इन लोगों ने मेरे को बोल ही दिया था मैं तो तुम्हें कल लेने आ जाऊँगा। तो उसके बाद मैं 7 बजे के समथिंग उधर पहुँच गए, मतलब गृह प्रवेश की रस्म करवा ली, वीडियो बना ली। उसके बाद में मैं खाना पीना खा के सोने चली गई। 10 बजे के समथिंग ये लड़का मेरे पास आया, मतलब जो प्रिंस नाम का था, वो अश्लील सी हरकतें करने लग गया। तो उसके बाद में मतलब मैंने उसको बोला कि मैं शूट लाइन में आई हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है। मेरे से मतलब ऐसा घटिया मजाक मुझे पसंद नहीं है। वो कहता मैं तुम्हें 1.5 लाख में ख़रीद के लेकर आया हूँ। मैं क्या, मेरे से मजाक मत करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कई लोग मजाक करने लग जाते हैं कई चीज़ों को लेकर, तो मैंने उसको बोला मेरे से मजाक मत करो। वो मतलब जब मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन खो लिया। तो मुझे मतलब मैंने कहा कि फ़ोन दे दो वरना मैं मतलब उनको बता दूंगी। जो आंटी हमारे साथ मतलब गई थी, जो इन लोगों के साथ आंटी आई थी, उसने अपनी जिम्मेवारी पे लेकर गई थी कि मेरी जिम्मेवारी रहेगी वापस लाने की और ले जाने की। तो मैं क्या उन आंटी को फ़ोन कर दूंगी। तो कहता कि मैं ख़रीद के लाया हूँ तुझे 1.5 लाख में, और ये बात चाहे किसी को भी पूछ ले, उस आंटी को भी अच्छे से पता है। तो उसके बाद मैं क्या, फ़ोन दे, मुझे बात करनी है मनदीप से जिसने मेरे को भेजा है। तो इसने फ़ोन नहीं दिया मेरे को, अपने फ़ोन से फ़ोन मिला के दिया। मैं क्या, हेलो मनदीप दी, मेरे को ये लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, मतलब बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ। तो उसने बोला कि कौन बोल रही है तू, मेरे को मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। कहती मैं तुझे नहीं जानती। तो उसके बाद में मैं क्या, कैसे नहीं जानते, आपने मेरे को शूट पे भेजा है और आपके साथ मैं काम करती थी, शूट लाइन में जाती थी, आप पहचानने से इनकार कर रहे हो, ये वो काफ़ी बातें हुई। तो उसने क्या किया, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और मेरे को बोला कि आज के बाद फ़ोन करने की लोड नहीं मेरे पास। तो इस लड़के ने भी मतलब ज़बरदस्ती करनी स्टार्ट कर दी थोड़ी बहुत मेरे साथ। तो उसके बाद मैं चिल्लाने लग गई, फिर इसके पूरे घर वाले इकट्ठा हुए, मैंने सबको सारी चीज़ें बताई। इन लोगों ने काफ़ी डराया धमकाया मेरे को कि काट के फेंक देंगे रातों रात, किसी को पता नहीं चलेगा, तेरी फैमिली में तो वैसे ही किसी को नहीं कहाँ पता। की बात है? आपको कहाँ पे ले जाया गया था? मेरे को ले जाया गया था मुजफ्फरनगर, पिंड खाई खेड़ा, वहाँ की बात है ये। तो उसके बाद में मैं क्या, कोई बात नहीं, मतलब आपको मारना है मार दो, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तो मैं ये हरकत नहीं करूँगी। मेरे को शूट लाइन में भेजा गया है, बस मुझे इतना पता है, मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता। फिर जब इन लोगों ने फ़ोन खो लिया, मेरे को किसी का नंबर भी नहीं याद है, मेरे को अपना ही नंबर याद था। इन्होंने एक रूम में मेरे को बंद कर दिया, बैठा दिया, वहाँ पे मैं रोती रही, उनसे बोलती रही दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, उनसे बोलती रही, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। सुबह मतलब उनके जो चाचा होंगे वो पुलिस में थे, उनको किसी ने खबर की होगी कि ऐसे ऐसे करके वो लड़की बोल रही है मैं शूट लाइन में आई थी और उसके साथ धोखा हुआ है। तो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से सारी बातें पूछी, मैंने उनको रो रो के उनके पैर पकड़ के मतलब माफ़ी मांगी कि सर मैं शूट लाइन में आई थी, मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का, आप मेरा फ़ोन चेक कर लो चाहे। तो उन्होंने मेरा फ़ोन चेक किया, जहाँ मैं जॉब कर रही थी सीपी मॉल में, वो सारी फ़ोटो वीडियो थी मेरे पास। और जो मैंने 1-1.5 महीने तक शूट लाइन में काम किया वो सारी फ़ोटो वीडियो थी। तो उनको मेरे पे थोड़ा सा भरोसा हुआ, तो उन्होंने मेरे पापा से बात करवाई, मैंने पापा को सारी चीज़ें बताई। तो पापा ने मतलब उन लोगों से बात की और बोला कि हमें एड्रेस भेजो, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। तो इन लोगों ने बोला कि एड्रेस लोकेशन तो मैं भेज दूंगा, लेकिन क्या कहते, जो हमने 1.5 लाख रुपए दिए, जो ख़रीद के लेकर आए इसको 1.5 लाख रुपए, हैप्पी, अल्फ़ा, मनदीप कौर जो भी हैं सबको देकर आए हैं, वो पैसे वापस दे दो, अपनी लड़की ले जाओ। तो मेरे पापा ने बोला हम गरीब बंदे हैं, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे, हम इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं उनको पकड़ो, उनसे पैसे लो, ठीक है, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी लड़की के साथ धोखा हुआ है। वो कहते हैं हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, आपकी लड़की है, आपको पैसे दे के अगर ले जानी है तो मतलब पैसे देने ही पड़ेंगे। तो पापा ने बोला कि मैं पैसे इतने कहाँ से लाऊंगा, तो कह रहे वो मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी से लाओ। तो वो मेरे को डरा धमका रहे थे। जब पापा की कॉल चल रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, जो पैसे बोलोगे वो मैं दूंगा आके। तो मेरे पापा ने उनसे 2-3 दिन का समय लिया, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो अभी लड़का आपने देखा था, इसको वहाँ पे भेजा, वहाँ तो ये वहाँ पे गया तो अपने दोस्त भी साथ में लेकर गया था, एक शायद गाड़ी का ड्राइवर था, एक इसका दोस्त था।
तो ये दोनों वहाँ पे गए, मेरे पापा ने ही इनको भेजा था, इनके पास मैं जॉब कर रही थी, मतलब वैसे तो मेरा भाई ही लगता है, मेरी मामी का लड़का है। तो उसके बाद में क्या कहते, जब ये लोग गए तो हमें उन लोगों ने मना कर दिया कि पुलिस मत लेकर आना, इसके चाचा की नौकरी खतरे में आ जाएगी कि तुम लड़कियां खरीद के लाते हो ये वो। तो मतलब ये लोग पुलिस नहीं लेकर गए। फिर मेरे पापा ने 2-3 दिन का टाइम इनसे लिया ही था कि पैसे इकट्ठा करके देते हैं। तो उसके बाद में ये जो लड़का था, मतलब जो इसको पापा ने भेजा, इन लोगों को पुलिस स्टेशन में बिठा लिया, मेरे को भी ले गए वहाँ पे। इनकी पूरी रात मार पिटाई करी इनके साथ, और मेरे को भी मारा, मतलब 2-3 थप्पड़ मेरे को मारे, इनको ज़्यादा मारा था। कानों में नाखून घुसाए थे, बहुत ज़्यादा कान भी पक गए थे सारे। 2-3 दिन तक हमें, मतलब 2-3 दिन मुझे रखा, मतलब उधर थाने में। और उसके बाद जब 4 बजे के समथिंग मेरे पापा ने संदीप के अकाउंट में, मतलब इसके अकाउंट में पैसे डाले, तब जाके उन लोगों ने मतलब इसको मारना पीटना बंद किया। तब उसके बाद में मेरे को बुलाया बाहर, और इनको भी बाहर बुलाया और बिठाया, और कुछ कागज़ों पे साइन करवाए, जिसमें हम पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि मेरा मारने का प्लान था। मैं अपने साथ जो भी है नशे की दवाई लेकर आई थी, खाने में मिला के इनको देने वाली स्टेटमेंट थी। आपकी वहाँ पे लिखो। हाँ जी। और उसमें ये भी लिखा था कि मतलब ये जो, मतलब मेरा भाई था, ये इन लोगों को मारने आया था, पूरी मारने की प्लानिंग से आए थे हम। और जबकि मेरे पास ना कोई बैग था ना कोई कुछ था, एक ही सूट में गई थी, मेरा फ़ोन मेरे साथ अच्छा, था। जब आप वापस आए हो, आपकी जो फ्रेंड थी आपके साथ, उसका क्या बना फिर? मेरे साथ मेरी फ्रेंड नहीं गई थी, इन लोगों ने मेरे साथ नहीं भेजा था, उसको बोला था अलग से शूट करवाना है, मेरा शूट अलग चल रहा था। अब कहाँ तक आप एक साथ थी? फिरोजपुर मैं तक? फिरोजपुर तक एक साथ थी। जब मेरे को गुरुद्वारे लेकर गए, उसके वहाँ पे वर्षा को छोड़ दिया था। मेरे को कहते शूट करके वापस आ जाएंगे यहीं पे, लेकिन अब उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया गृह प्रवेश की रस्म करने के लिए वहाँ जाना अभी पड़ेगा। कुछ पता चला उसका, आपकी फ्रेंड कहाँ है पे? मेरी फ्रेंड का मतलब पता तो चला है, वो राजस्थान में है, और क्या कहते उसको शायद पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, शायद पता चला है कि उसको लेने गए हुए हैं। उसका भी मेरे पास फ़ोन आया था। आप जिस लड़की का जिक्र कर रहे हो, मनदीप नाम की लड़की का आप जिक्र कर रहे हो, आपने उस पर ट्रस्ट किया। हाँ जी। वो बोलती थी आपको शूट के नाम पे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। हाँ जी। उसका कोई ऑफिस होगा, कोई ठिकाना होगा? नहीं सर, उसने ना मेरे को, बस उसके रूम का मुझे पता था, ना किसी ऑफिस का पता था, ना मुझे किसी मतलब बंदे का पता था जो उसके कांटेक्ट में हो। मुझे तो ऐसा लगा था मेरे रूम के पास रहती है, मेरे साथ मतलब ऐसे थोड़ी कुछ कर सकती है। आप अलग अलग जगह पे गए हो शूट अलग-अलग के लिए, हाँ जी। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी? हाँ जी, जहाँ अलग अलग हम शूट पे गए, 2 मूवियों में मैंने काम किया, एक चढ़ती कला और एक यार जिगरी कसूती डिगरी। 2 मूवियों में बहुत अच्छा मतलब चल रहा था। फोटोज़ वीडियो मेरे पास पड़ी हुई हैं, मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करेगी। जब वहाँ पिंड खाई खेड़े से उन लोगों ने मेरे को सारे मतलब साइन वाइन कर लिए, राज़ीनामा लिखवा लिया, उसके बाद में हमें चंडीगढ़ भेजा। तो उसके बाद में मुझे पता चला मेरे पीछे से मेरी फ्रेंड को भी उन लोगों ने ऐसे बेच दिया था। तो उसके मतलब रात को मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया, कुदरती मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, कहती अंजलि मेरे को बचा ले, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये लोग मेरे को मारते हैं पीटते हैं, हैप्पी अल्फ़ा ने मेरे को, मनदीप ने मेरे को यहाँ पे बेच दिया है इतने इतने में, और क्या कहते हैं ये लोग मेरे को रोज़ टॉर्चर करते हैं कि मैं तुम्हें ख़रीद के लाया हूँ, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो उसके बाद में मतलब जब मेरे को ये चीज़ पता चली तो मैं 8 फेस थाने में कंप्लेन लिखवाने गई। तो वो मतलब पहले एसएचओ के पास मैं गई, तो वो किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने, एक लेडी कांस्टेबल थी, उसको बोल दिया, वो रूम में लेकर गई। कुछ लिखवाने से पहले, कुछ पूछ जाँच करने से पहले उसने मेरे पे हाथ उठा दिया। हाँ, तो मतलब इतना मारा मेरे को। उसके बाद जब मम्मी को मेरी पता चला कि वो मुझे मार रही है, तो मेरी मम्मी भी पीछे से गई कि मेरी बेटी की गलती क्या है जो मार रहे हो तुम लोग। तो कहते कि मारने के बाद बंदा सच बोलता होता है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। मेरी मम्मी को 2-3 थप्पड़ लगाए, बाहर भगा दिया। मारने के बाद उन्होंने सारी कंप्लेन लिखवाई, मैंने सारी चीज़ें बताई। जब सारी चीज़ें बता दी तो कहते तुम लोग बंदे ही ऐसे हो, ये तुम्हारा काम है, जब तुम लोग फंस जाते हो तो यहाँ पुलिस वालों को परेशान आप करने जब आते भी हो। घर से बाहर जाती थी शूट के लिए, 2-2 3-3 दिन बाहर रहती थी, आपकी फ़ोन पे अपने परिवार के साथ बातचीत होती थी? हाँ जी, जब मैं वैसे पहले शूट पे जाती थी मेरी फैमिली के साथ बात होती थी। यहाँ भी फिरोजपुर में भी 5-6 दिन रही, तो मतलब प्रॉपर मैंने बात करी अपनी फैमिली वालों से। जब मेरे को खाई खेड़ा भेजा, वहाँ से मेरा फ़ोन खोया गया, वहाँ सारी चीज़ों का मुझे पता चला। फिरोजपुर में भी सारा कुछ ठीक चल रहा था। आपको
तब तक नहीं पता था जब तक आपको उस लड़के ने नहीं बताया कि हाँ हम आपको खरीद लेंगे, तब तक आप यही समझ रहे थे आपको शूट चल रहा है? हाँ, जब तक उस लड़के ने नहीं बताया तब तक मुझे ये चीज़ का पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मुझे ये पता था कि मेरा शूट चल रहा है। तो इसके दौरान कुछ सेक्सुअल हरासमेंट भी हुई है आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसने कोशिश तो बहुत करी लड़के ने, बट मैंने चिल्ला के उसकी फैमिली वालों को जब पूरी बात ही बता दी थी, तो लड़के की जो मम्मी थी वो बहुत मतलब अच्छी थी, तो उसने लड़के को मेरे रूम में बढ़ने ही नहीं दिया उसके बाद। तो दूजी लड़की की मदर भी मौजूद है ने, आपकी बेटी का कुछ पता चला अब तक? अब तक कुछ नहीं पता है, अभी कुछ भी नहीं पता है कहाँ पे है, तो घर मकान का कुछ नहीं पता। आखिरी बार आपका उसके साथ राब्ता कब हुआ था? आपकी बात कब हुई थी आपकी बेटी के साथ? बात है मेरे से होती ही नहीं, उसके पास फोन ही छीन लिया गया है। जब भेजा है उनको हमारी बेटी के हाथ से फ़ोन छीन लिया गया था। तो आखिरी बार कुछ तो बात हुई नहीं, होगी? कुछ बात नहीं तो हुई। घर से क्या कह के यूँ गई कह थी? के गई थी, मम्मी हमारे महीने की सैलरी पड़ी है, 1 महीने से मैं शूट कर रही हूँ। उन्होंने कहा मेरा आज हिसाब किताब होएगा, तुम सुबह से रोज जल्दी आ जाना। हम 8 बजे अपनी ड्यूटी पर चले गए, हम कर रहे थे काम हॉस्पिटल में। तो मैं 8 बजे निकल गई। वो 8 बजे के बाद उसने लोगों को नहीं लगाया, वो ऐसे ही सुबह ही निकल गई। खाना भी नहीं खाई थी घर से। तो अभी कितने दिन हो गए कि आपकी बेटी का कोई अता पता नहीं है? 3 महीना हो के चौथा शुरू हो गया है, 4 महीने हो चुके हैं। चौथा चल रहा है ये। तो ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਟਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ SHO ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 8 ਪੇਜ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ 3 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, 2 ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਈ, MLA ਨੂੰ ਲਿਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਣਾਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ TV ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SSP ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਦਾ 8 ਫੇਜ਼ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੇਟੀ ਵੇਚੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ SHO ਦਾ, ASI ਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ UP ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲ 'ਚੋਂ ਛੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 8 ਫੇਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੀ ਝੋਕਦੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। 2-3 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕਦਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।